क्या फ़र्क होता है एक मंत्री परिषद में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यहाँ पर कैबिनेट, ये कैबिनेट है, कैबिनेट में और मंत्री परिषद में क्या फ़र्क होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आता। तो मंत्री परिषद क्या होता है और कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्या फ़र्क है। तो मंत्री परिषद होता है यह एक व्यापक निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मतलब ये बहुत सारे मंत्रियों का एक कलेक्शन होती है जो 60 से 70 मंत्री होते हैं। और यह संविधान के अनुच्छेद 74 से बाउंड है भाई। अनुच्छेद 74 में इसके बारे में बताया गया है, 74 और 75 में। मतलब ये निकल के जो आता है, कहाँ से निकल के आता है, तो संविधान के 74 और 75 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहा गया है। और ये लार्जेस्ट फोरम होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं और वो करीब 60 से 70 होते हैं। लेकिन वहीं पर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो वो एक छोटा निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ शामिल है। मतलब मंत्री परिषद क्योंकि बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो वो 3 चीज़ों को मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। कहने का मतलब है कि वो 60 से 70 मंत्री में ही आप कैबिनेट मिनिस्ट्री को देखेंगे, राज्य मंत्री को देखेंगे और उप मंत्री को देखेंगे, तो वो भाग किसके होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के ही होते हैं। इसलिए इसको बांटा जाए तो कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य मिनिस्ट्री और उप मंत्री जो होते हैं वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भाग होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और इस प्रकार वो मंत्री परिषद का एक हिस्सा है। मतलब अभी कैटेगराइजेशन हमने किया कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी होता है। लेकिन कैबिनेट जो है वो किसका भाग है, तो वो मंत्री परिषद के ही भाग है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री क्यों बनाया गया, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाने का मतलब होता है बेटा, सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री इसलिए बनाई गई कि वो पॉलिसी मेकर है। सरकार के पॉलिसी जो तैयार करता है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री करता है। आगे देखिए, दूसरा, यह एक निकाय के रूप में सरकारी कामकाज निपटाने के लिए नहीं मिलता है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का काम क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का काम है प्रेसिडेंट को एडवाइस देना और उसके अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है बेटा। अब ये सरकार के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है, पॉलिसी मेकिंग में इसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री को, तो ये निकाय के रूप में सरकारी व्यवसाय के लेन देन के बारे में विचार विमर्श करने और निर्णय लेने का अक्सर आमतौर पर सप्ताह में एक बार मिलता है। इस प्रकार इसके सामूहिक कार्य है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है, मैंने पहले ही बताया, ये पॉलिसी मेकर है सरकार में। ये लोग सप्ताह में एक बार कम से कम मिलेंगे ही, किसी भी पॉलिसी पे चर्चा करेंगे, कौन सा बिल लेकर आना है और उस बिल को जो मिनिस्टर होता है वो संसद में लेकर आएगा। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर का डिसीजन है वही लागू होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। ऐसे हर एक की चलता है बेटा। तो संवैधानिक तरीके से जिसका व्याख्या की गई है ये दोनों का की गई है। मात्र एक ऐसा जगह है जहां पर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात चली है, लेकिन हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात होगा संविधान में। क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन ही हुआ है प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के लिए उनकी, और वो बाउंड भी है। प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको नहीं बताया है। कहने का मतलब सिंपल सी है कि जो मंत्री परिषद बोलेगा वही प्रेसिडेंट को करना होगा। और यह संविधान में इसको क्या कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया प्रेसिडेंट पे। इसमें सभी शक्तियां नहीं थे, लेकिन सिद्धांत रूप में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो इसमें बहुत पावरफुल है क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा है। लेकिन ये सिद्धांतिक रूप में देखा जाए तो इसका काम सरकार में पॉलिसी मेकिंग तो है नहीं। मतलब पॉलिसी तैयार तो कर नहीं सकता है और बिल ला नहीं सकता है। इसका केवल जो काम है वो क्या काम है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस उसी चीज पर जो करेगा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री कहेगी। तो इसका मतलब सिद्धांतिक रूप में इसकी शक्तियां तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या एक्चुअल में है उतना, तो एक्चुअल में जो शक्ति आपके पास देखने को मिलेगा वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखने को मिलेगा। यह व्यवहार में मंत्री परिषद के शक्तियों का प्रयोग करता है और इस प्रकार मंत्री परिषद के लिए कार्य करता है। मैंने वही बताया है कि ये ज़्यादा पावरफुल है किताबों में कौन, मंत्री परिषद, लेकिन एक्चुअल पावरफुल कौन है,
तो वो है कैबिनेट मिनिस्ट्री। जैसे वैसे ही बात करें जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में आता है तो प्रेसिडेंट द ज्यूरे है। द ज्यूरे का मतलब होता है कि वो हेड ऑफ स्टेट तो है, शक्तियां है, लेकिन शक्तियां बाउंड है किसके? मंत्रिपरिषद का। मतलब जो सरकार चाहेगी करेगी वही प्रेसिडेंट का काम है करना। वैसे ही सेम है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट का। मंत्रिपरिषद वही काम करेगा जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहेगी। तो इसका मतलब जो रियल पावरफुल है, जो प्राइम मिनिस्टर की तरह है, वो है कैबिनेट मिनिस्ट्री, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर है बेटा। पॉलिसी मेकर इसको बोला जाता है। आगे देखिए, इसके कार्य कैबिनेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया। तो मंत्रिपरिषद का क्या बोलेंगे? इसका कार्य कौन निर्धारित करता है? तो इसका कार्य निर्धारित करता है आपके कैबिनेट। यह मंत्रिपरिषद के नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश देता है जो सभी मंत्री के लिए बाध्यकारी है बेटा। यही बात बोला मैंने कि भाई ये मंत्रिपरिषद को भी निर्णय लेने के लिए बोलता है, और जो वो डिसीजन लेगा कैबिनेट वो सब पर बाध्यकारी होगा, सब पर बाध्य होगा, कोई नहीं बचेगा इससे। सब मंत्री को फॉलो करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि भैया इनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि कहा गया है संविधान में कि जितने भी मंत्री हैं वो दया भाव पर है। किसके दया भाव पर है? तो प्रेसिडेंट के दया भाव पर है, और उसको हटाया जा सकता है। तो बेटा कैसे हटाया जा सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर यदि कहता है किसी मंत्री को हटाने के लिए तो उसको प्रेसिडेंट को हटाना ही होगा। ये कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करता है। तो भाई वही बात मैंने बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है? जो कैबिनेट की बातें हैं वो कैबिनेट के जो पॉलिसी होगा उसी को लागू करेगा। इसलिए एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। ये मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णय को क्रियान्वित करने की निगरानी करता है, और यही है, इसीलिए ये पावरफुल है बेटा। आगे देखो, आगे देखो, और कुछ है दोनों में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है इसमें। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस बनता ही है बेटा, और इसको ध्यान से देखा करो। अब देखिए, ये जो है सामूहिक रूप से क्या करता है? यह सामूहिक रूप से क्या करता है? यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। कौन? तो हम यदि कहेंगे मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है संसद के प्रति। वहीं पर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो यह संसद के निचले सदन के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। मतलब सिंपल सी बात में कहे बेटा तो संसद के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। वहीं पर जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको आगे यदि देखोगे तो ये संवैधानिक निकाय है, जिसके संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में विस्तार से उल्लेख किया गया है। सेम कहानी मैंने अभी बताया कि संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 74 और 75 अनुच्छेद में उसको एक्सप्लेन किया गया है। वहीं पर कैबिनेट की बात करें तो इसे 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था, और इस प्रकार इसे संविधान के मूल भाग में स्थान नहीं मिला। मतलब जो संविधान बनना और लागू होना 26 जनवरी 1950 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ से चले आ रहा है। वहीं पर कैबिनेट की बात करें तो 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था उसको पहली बार 352 में, जो कि इमरजेंसी के लिए 356 की बात करेगा, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात करेगा, तो वहाँ पर पहली बार कैबिनेट के डिसीजन को लाया गया था 44वां संशोधन में। मतलब ये मूल भाग नहीं है संविधान के जो शुरुआती दौर में बना था। आगे देखिए, ये इसका त्रिस्तरीय निकाय में वर्गीकरण ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके 3 भागों में बांटा गया है, और ये बांटा गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। जो ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर प्रणाली सिस्टम जो था वो संसदीय प्रणाली से हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिया गया है, और उसी प्रकार 3 स्तर पे इसको बांटा गया है। वहीं आप देखेंगे किसके बारे में?
तो कैबिनेट के बारे में तो अब भी अनुच्छेद 352 केवल कैबिनेट को परिभाषित करता है और कहता है कि प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी परिषद है और इसकी शक्तियां और कार्य का वर्णन नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हमने पहले ही आपको बताया गया कि भैया 44वां संशोधन में कैबिनेट को जोड़ा गया था और ये 352 में इसको परिभाषित किया गया है, तो ये बाद में ऐड हुआ था। वहीं पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये संसद, ब्रिटेन के संसद से जो संसदीय प्रणाली है वहाँ से लिया गया था और ये संविधान के जो शुरुआती दौर में जो संविधान बना था उसके साथ ही ये मौजूद था। हालांकि इसे विधायी मंजूरी मिल गई। आगे देखिए, इस प्रकार वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 के मंत्री के परिषद के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और उसमें उप मंत्री भी शामिल है। कहने का मतलब है कि उनका वेतन क्या होगा, उनका भत्ता क्या होगा, वो 1952 के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है और वही उसका सारे चीज़ों को डिफाइन किया गया कि उसका सैलरी क्या होगा, उसका भत्ता क्या होगा। और यहीं पर आप देखेंगे कैबिनेट को, तो हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में इसकी भूमिका ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार परंपराओं पर आधारित है। तो ये चीज़ें जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में फ़र्क था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ चीज़ें हैं जो इसको बड़ा शॉर्ट में देखते हैं, वो चीज़ें क्या क्या है। तो मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट की भूमिकाएं क्या क्या है, उसको थोड़ा सा उसकी भूमिकाएं को देख लेते हैं। तो कैबिनेट क्या क्या करता है भाई, कैबिनेट का कार्य क्या है, कैबिनेट क्या काम करता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। आपको बताया ही क्या, इसका काम है पॉलिसी मेकिंग का। केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारण निकाय है। जो सरकार का क्या नीति होगा वो कौन लेगा, तो वो लेगा कैबिनेट लेगा। केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है, ये सरकार का जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है वो कैबिनेट है। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार निकाय और इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी है। यह सरकार के सभी महत्वपूर्ण स्थितियों में निपटता है, सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से निपटता है। यह संवैधानिक अधिकारों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों जैसे उच्च नियुक्तियों पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब है द मोस्ट पावरफुल जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एडवाइस के लिए बनाया गया है। वहीं किचन कैबिनेट की बात करें तो किचन कैबिनेट क्या होती है, क्या हमारे संविधान में किचन कैबिनेट के बारे में बात किया गया है, तो इसको देखते हैं। कैबिनेट एक छोटा सा निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और लगभग 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। औपचारिक रूप से सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अब किचन कैबिनेट की बात करें तो ये जो प्रणाली है निकल के आया है बेटा अमेरिका से। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होता है वो एक किचन कैबिनेट रखता है अपना, और वो किचन कैबिनेट क्या होता है, तो वो मंत्री जो होते हैं वो किचन कैबिनेट के भाग नहीं होते हैं, वो एक अपना पर्सनल कुछ बंदे को रखता है जो उसको एडवाइस करता है। और यही चीज़ें भारत में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री ने किया था। हालांकि इसमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि इन कैबिनेट और किचन कैबिनेट नामक कोई भी छोटा निकाय सत्ता का वास्तविक केंद्र बन जाता है और इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि भैया ये सत्ता के सबसे सर्वोच्च केंद्र बन जाता है। जैसे आजकल कहा जाता है पीएमओ भारत का सत्ता का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। हमारी बातों पे, ऐसी बातों पे ध्यान ना दिया जाए। इन औपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री 2 या 4 प्रभावशाली सहयोगी शामिल होते हैं। इन पर उन्हें भरोसा होता है और उनके साथ हर समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग होते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी है, प्रधानमंत्री चाहेगा तो एक किचन कैबिनेट का निर्माण कर सकता है। जैसे सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किचन कैबिनेट को बनाया था, बहुत सारे प्रधानमंत्री ने किचन कैबिनेट को बनाया था। और इस सिस्टम के बारे में बोले तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है बेटा। ये पर्सनल सिस्टम होता है जो प्रधानमंत्री किसी पे भरोसा करता है और उसको लगता है कि वो बेहतर एडवाइस देगा। संविधान में केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये था आपके मंत्री परिषद और कैबिनेट के बारे में।
आगे हम देखेंगे संसदीय प्रणाली, संसद के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, संसद के बारे में कि हमारा संसद क्या होता है, उसका पूरा सिस्टम देखेंगे। तब अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।